क्या तुमने कभी सोचा है कि डबल डंजन के रेड में सिस्टम ने जिन्वू को ही क्यों एज अ प्लेयर चूज किया? इसके पीछे का रीजन जानने के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा सोलो लेवलिंग की हिस्ट्री में। हेलो सेयंस, तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ सोलो लेवलिंग। तो ये कहानी है उस टाइम की जब फेमिनिज्म नाम की कोई चीज नहीं होती थी, जब दुनिया में कुछ नहीं था सिवाय लाइट और डार्कनेस के। तब गॉड ऑफ सोलो लेवलिंग, जिसे एब्सोल्यूट बीइंग भी कहा जाता है, इसने अपनी पावर से लाइट और डार्कनेस दोनों से दो एंटिटीज क्रिएट किए। लाइट से क्रिएट किए गए रूलर्स टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड और डार्कनेस से क्रिएट गए मोनार्क्स टू डिस्ट्रॉय। अब क्योंकि ये दोनों एंटिटीज एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट थे, तो कुछ टाइम बाद इन दोनों में वॉर स्टार्ट हो गई और इनके बीच की ये लड़ाई काफ़ी साल चली, मगर इसका कोई भी आउटकम नहीं आ रहा था, जिससे रूलर्स काफ़ी परेशान हो जाते हैं और फिर एक दिन वो एब्सोल्यूट बीइंग के पास जाते हैं हेल्प के लिए। पर एब्सोल्यूट बीइंग इन्हें कहता है कि बाबे दिया मेर जट डोंट केयर, और वो इनकी कोई भी हेल्प नहीं करता, क्योंकि एब्सोल्यूट बीइंग ने तो अपनी एंटरटेनमेंट के लिए इन दोनों को बनाया था। उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि ये दोनों आपस में लड़ें मरें कुछ भी करें। और ये बात रूलर्स को काफ़ी जल्दी समझ में आ जाती है कि हम अर्थ को प्रोटेक्ट करें या ना करें, एब्सोल्यूट किंग को सिर्फ अपने मजे करने हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो एब्सोल्यूट किंग को ही मार देंगे और उसकी पावर्स को यूज कर मोनार्क्स को डिफीट करेंगे। सारे रूलर्स इस चीज पर एग्री हो जाते हैं कि वो अपने क्रिएटर को मार देंगे, सिवाय एक के, द स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर एशबॉर्न। एशबॉर्न क्योंकि अपने क्रिएटर से काफ़ी लॉयल होता है, इसलिए वो इनके अगेंस्ट जाता है, मगर रूलर्स उसे इजीली आउट नंबर कर देते हैं और उसे बिल्कुल मरने जैसी कंडीशन में छोड़ देते हैं। अब वैसे तो एशबॉर्न स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर है, मगर इतने सारे रूलर्स उसके अगेंस्ट थे, इसलिए वो उनसे हार जाता है और रूलर्स चले जाते हैं एब्सोल्यूट किंग को मारने और वो उसे मार भी देते हैं। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो गॉड है, गॉड ऑफ सोलो लेवलिंग है, वो कैसे मर सकता है? तो देखो, मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूँ। जैसे ह्यूमंस ने एआई बनाया, अब एआई उनकी जॉब्स खा रहा है, वैसे ही एब्सोल्यूट बीइंग के बनाए हुए रूलर्स भी उसे खा जाते हैं, मेरा मतलब उसे मार देते हैं। अब एब्सोल्यूट बीइंग का किस्सा तो हुआ खत्म, अब रह गए मोनार्क्स। उसके बाद रूलर्स एब्सोल्यूट बीइंग की पावर्स और टूल्स को यूज करते हैं मोनार्क्स के अगेंस्ट, और उनमें से एक मोनार्क को कैप्चर कर देते हैं, जिसका नाम है लीजिया, किंग ऑफ जायंट्स, द मोनार्क ऑफ बिगिनिंग। इसे मोनार्क ऑफ बिगिनिंग क्यों कहते हैं, इसके लिए तुम्हें मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। खैर, वीडियो पर वापस आते हैं। तो रूलर्स मोनार्क्स को काफ़ी ओवर पावर कर रहे होते हैं, बट तभी टेबल्स होती हैं टर्न और मोनार्क्स रूलर्स को कहते हैं बैंड के। और ऐसा कैसे हुआ बताता हूँ। तुम्हें एशबॉर्न याद है ना, वही रूलर जिसको बाकी रूलर्स ने मरने की कंडीशन में छोड़ दिया था? तो हुआ ये कि जब वो मरने ही वाला था, तब वो अपने अंदर एक पावर फील करता है, और ये पावर एब्सोल्यूट बीइंग ने ही उसके अंदर छुपा रखी थी, और ये पावर है नेक्रोमेंसी। हाँ, वही पावर जो एनिमे में जिन्वू यूज करता है जब वो अपने एनिमीज को मरने के बाद कहता है अराइज, और इससे सारे मरे हुए लोग जिंदा हो जाते हैं और उसकी आर्मी में शामिल हो जाते हैं। वैसे एब्सोल्यूट बीइंग और एशबॉर्न की पावर से रिलेटेड एक थ्योरी भी है, वो मैं वीडियो के लास्ट में बताता हूँ। अपनी इस नई पावर के मिलने के बाद एशबॉर्न सोचता है कि अब वो एब्सोल्यूट बीइंग को बचा लेगा, मगर तब तक काफी देर हो चुकी होती है और रूलर्स एब्सोल्यूट बीइंग को मार चुके होते हैं। इसलिए एशबॉर्न डिसाइड करता है कि अब वो मोनार्क्स के साथ मिलकर रूलर्स के अगेंस्ट फाइट करेगा, और यहाँ से एशबॉर्न ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ लाइट से बन जाता है किंग ऑफ डेड, द मोनार्क ऑफ शैडो। एशबॉर्न के मोनार्क्स की साइड पर आने की वजह से वो रूलर्स पर काफी भारी पड़ रहे होते हैं, क्योंकि वॉर में चाहे कोई रूलर्स की साइड से मरे या फिर मोनार्क की, एशबॉर्न सिर्फ अराइज कहता था और वो उसकी आर्मी का पार्ट बन जाते थे। और ऐसा करते करते एशबॉर्न मोनार्क्स में भी सबसे स्ट्रॉन्ग बन जाता है, और ये देखकर बाकी के मोनार्क सोचते हैं कि अगर ये वापस रूलर के साथ मिल गया तो हमारे लिए इसे फेस करना काफी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दो मोनार्क, बारान द किंग ऑफ हेल और राकान द किंग ऑफ बीस्ट, उसे मारने का फैसला करते हैं। बट एशबॉर्न वॉज वे टू स्ट्रॉन्ग फॉर बोथ ऑफ देम। राकान तो एशबॉर्न का पावर लेवल देखकर ही वहां से भाग जाता है, बट बारान उससे फाइट करता है। एल्दो एशबॉर्न ये फाइट जीत जाता है, मगर उसकी आर्मी काफी वीक हो जाती है इस फाइट के बाद। बट तभी रूलर्स आते हैं एशबॉर्न के पास, उससे लड़ने नहीं बल्कि उससे माफी मांगने। एशबॉर्न के जहन में तो रिवेंज भरा होता है, इसलिए वो पहले तो इन्हें माफ नहीं करता और वो रूलर्स को फाइट के लिए चैलेंज करता है, बट रूलर्स उससे नहीं लड़ते और उसे सॉरी बोलकर वहां से चले जाते हैं। एशबॉर्न सोचता है कि ये अगर चाहते तो अभी मुझे मार सकते थे, क्योंकि मेरी आर्मी भी अभी काफी वीक है, मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए एशबॉर्न डिसाइड करता है कि वो रूलर से तो बदला नहीं लेगा, पर वो उन दो मोनार्क्स को जरूर मारेगा जिन्होंने इसे बिट्रे किया था, जिसमें से एक को तो वो पहले ही एब्सोल्यूट बीइंग के पास पहुंचा चुका है और अब बारी है दूसरे की। पर उससे पहले एशबॉर्न रेस्ट करता है ताकि उसकी बॉडी अच्छी तरीके से हील हो जाए और उसकी आर्मी वापस से स्ट्रॉन्ग हो जाए। रेस्ट वगैरह के बाद एशबॉर्न निकलता है उस दूसरे मोनार्क को ढूंढने, पर उसे पता चलता है कि रूलर्स ने तो काफी मोनार्क्स को ऑलरेडी ही मार दिया और जो बच गए थे
थे वो दूसरी डायमेंशंस में भाग चुके हैं। फिर ऐशबॉर्न दूसरी डायमेंशंस में जाता है और वहाँ वो मिलता है एंथेरस द मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन से। और ये मोनार्क्स बाकियों की तरह नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि अगर कोई ऐशबॉर्न को टू 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 फाइट कर सकता है तो वो यही मोनार्क है। वेल एंथेरस को पता था कि मोनार्क्स को अभी रेस्ट की ज़रूरत है, इसलिए वो ऐशबॉर्न से लड़ता नहीं है, बल्कि उसे कहता है कि हम एलाइज बन जाते हैं। अब क्योंकि मोनार्क्स का काम तो सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही है, इसलिए वो नेक्स्ट टारगेट बनाते हैं प्लेनेट अर्थ को। वो प्लेनेट अर्थ पर डिस्ट्रक्शन के लिए जाते ज़रूर हैं, पर वहाँ पर रूलर्स पहले से ही प्रिपेयर्ड होकर बैठे होते हैं और इनकी ये वॉर फिर से स्टार्ट हो जाती है। अब चाहे इस वॉर में रूलर्स जीते या फिर मोनार्क, ह्यूमैनिटी का मरना तो तय ही है। सॉरी, ह्यूमंस का, ह्यूमैनिटी तो पहले ही मर चुकी है। ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करने के लिए रूलर्स डिसाइड करते हैं कि वो ह्यूमंस को माना से फेमिलियर करवाएंगे और कुछ ह्यूमंस को अपना वेसल बनाएंगे, ताकि जब वॉर एंड हो तो कुछ ह्यूमन सर्वाइव कर जाएं और वो ह्यूमन लाइफ वापस से स्टार्ट कर सकें। हाँ, ये जो हम ह्यूमन वर्ल्ड में आजकल डंजन या गेट्स वगैरह देखते हैं, ये सब रूलर्स की ही कारकर्दगी की वजह से है। अब जैसे रूलर्स ने अपने वेसल बनाए हैं, वैसे ही ऐशबॉर्न और एंथेरस भी अपनी वेसल्स ढूंढने का ट्राई करते हैं, पर उन्हें कोई ऐसा मिलता ही नहीं जो उनकी इस इमेंस पावर को हैंडल कर सके। फिर ऐशबॉर्न अपनी वेसल बनाने के लिए आर्किटेक्ट की हेल्प लेता है, और ये आर्किटेक्ट वही है जिसे हमें एपिसोड 1 में एज अ डबल डंजन बॉस दिखाया जाता है। ऐशबॉर्न आर्किटेक्ट से कहता है कि मेरे लिए कोई ऐसा वेसल ढूंढना जो हमेशा से वीक रहा हो और जिसने काफी नियर डेथ सिचुएशंस एक्सपीरियंस किए हों। और ये वेसल बनता है हमारा वीकेस्ट हंटर ऑफ ऑल टाइम, संग जिनवू। और इससे हमें पता लगता है कि जो गेम सिस्टम बार बार जिनवू के सामने अपेयर होता है, ये आर्किटेक्ट ने ही बनाया है ताकि जिनवू इतना पावरफुल हो जाए कि वो ऐशबॉर्न के लिए एक परफेक्ट वेसल बन सके। तो आई होप अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि डबल डंजन में जिनवू को ही ऐसा गेम प्लेयर क्यों चुना गया था। ये एक थ्योरी है जो कि मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी, तो मैंने सोचा तुमसे भी शेयर करूं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, रूलर्स इतनी इजीली एब्सोल्यूट बीइंग को इसलिए मार देते हैं क्योंकि ये भी एक एब्सोल्यूट बीइंग के प्लान का ही पार्ट होता है। मे बी एब्सोल्यूट बीइंग सिर्फ ऐशबॉर्न को रूलर्स के अगेंस्ट फाइट करता हुआ देखना चाहता हो फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर एनिमे कंटेंट। मैं तुमसे मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में जो कि डिटेल वीडियो होगी मोनार्क्स पर। तब तक के लिए आ रा, सायोनारा।